हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एसी थ्रू रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, एसी थ्रू इंडक्टर भी पढ़ चुके हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, एलआर सर्किट पढ़ चुके हैं, सीआर सर्किट पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीआर, एलसीआर इन सीरीज, एलसीआर इन सीरीज। ऐसा सर्किट, the circuit consisting of a inductor of inductance L, resistor of resistance capital R and a capacitor of capacitance capital C, and if and I is equal to current at any instant of time t, then what will be the potential drop across the resistance? That will be VR. What will be the potential drop across the inductor? That is L di by dt. And what will be the potential drop across capacitance? That will be Q by C. Okay. Now देखो बच्चों, आप पढ़े हुए हैं। मान लीजिए जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस था, रेफरेंस पॉइंट्स में हम यदि करंट को यहाँ पर हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्किट में यदि केवल रेजिस्टेंस है तो करंट और रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस जीरो होता है। दैट इज, यदि ये करंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी द रेजिस्टेंस। इसका मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड रेजिस्टेंस इज जीरो। यदि सर्किट में इंडक्टर है, केवल इंडक्टर है, देन यदि मान लीजिए ये करंट है तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। दिस इज VL, VL इज लीडिंग विद द अल्टरनेटिंग करंट बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2। यदि सर्किट में केवल कैपेसिटर है, देन सर्किट में केवल कैपेसिटर है, देन ये तो करंट हो गया, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है, देन द वोल्टेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। जब सर्किट में केवल इंडक्टर है, देन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। यदि सर्किट में केवल कैपेसिटर है, देन द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट बाय 90 डिग्री। यदि सर्किट में तीनों हो और तीनों सीरीज में है, देन इस चीज को हम डिस्कस करेंगे और इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के हेल्प से इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से बिल्कुल आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट I। यदि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो आप लिखते थे, इसको हम VR से रिप्रेजेंट करते थे। I और वोल्टेज में, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस जीरो था। जब सर्किट में केवल इंडक्टर था तो वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री से, वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा था करंट के तुलना में। यदि सर्किट में केवल कैपेसिटर था तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे था, लैग कर रहा था। यदि देखो बच्चों, यदि सर्किट में तीनों हो, यदि सर्किट में तीनों है तो इसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा लिख लीजिए, हर एक चीज़ को आप लिखते हुए चले जाइए, जो जो चीज़ हम लिखवाते चले जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके अब देखो बच्चों, ये VL और VC बिल्कुल अपोजिट में है। VL और VC क्या है? बिल्कुल अपोजिट में है। मान लीजिए करंट है तो यहाँ तो आप VR लिखेंगे, दिस इज VR। वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सिंस VL is opposite to VC, the phase difference between the alternating voltage and alternating voltage across inductor and alternating voltage across capacitor is 180 degree. And if VL is greater than VC, if VL is greater than VC, तो हम VL में से VC को घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। Then what will be the resultant? This resultant will be VL minus VC. This will be the resultant of this VL and VC. अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक VL आ गया, एक VL माइनस VC आ गया। अब दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? ये देखिए,
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल में हम ये ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज वी एल माइनस वी सी। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज वी। व्हाट इज वी? वी को आप लिख सकते हैं, इस फिगर को थोड़ा और बड़ा बना लीजिए आप, इस फिगर को और बड़ा बना लीजिए। हमारे पास ये वी दिया हुआ है, दिस करेंट, दिस वी आर, नाउ दिस वी एल माइनस वी सी। तो वी एल माइनस वी सी को ऐसे आप लिख सकते हैं, दिस वी एल माइनस वी सी एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वी, ओ ए बी। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। नाउ दिस इज वी आर, एरो लिखा हुआ है, अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, एरो लिखा हुआ है, पूरा नोट कर लीजिए जो भी हम लिखे हुए हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट, वी हैव दिस v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ओबी क्या होगा जिसमें, देखिए ओबी क्या है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। ये यदि आपको लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर स्क्वायर। अब जानते हैं ना, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहां पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, देन यू कैन राइट हियर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब देखो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट यदि आई है, सीरीज में करंट सेम होता है सब में। इफ आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट आई है, देन हम लिखेंगे, देखो बच्चों v के जगह हम क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब r नहीं लिख पाएंगे यहां पर, चूंकि LCR का, पूरे LCR का रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलेंगे। v इज इक्वल टू आई इंटू हम z लिखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें भी करंट वही होगा, I इंटू आर का होल स्क्वायर, वी आर इज इक्वल टू, यहां पर I VL को क्या लिखते हैं हम? XL। इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। अब इसको आप ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, I इंटू जेड इज इक्वल टू, आई को बाहर लेकर के आप लिखिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप नोट कर लीजिए पूरे चीज को पूरे चीज को आप नोट कर लीजिए। LC सीरीज भी नोट कर लीजिए, थोड़ा डायग्राम को हम मिटाने जा रहे हैं। देन वी कैन राइट Z इज इक्वल टू व्हाट? देन Z इज इक्वल टू आप लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL को क्या लिखते हैं बच्चों? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। तो दिस इज इम्पीडेंस ऑफ LCR circuit in series. What will be the impedance of LCR in series? That is Z is equal to under root R square plus omega L minus 1 upon omega C whole square. Okay? Now after that, इसका मतलब क्या हुआ? अब सपोज ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है करंट से या VR से एंगल थीटा बना रहा हो, तो
फाई बना रहा हो, फाई से हम डिनोट करते हैं जनरली, फाई बना रहा है तो वोल्टेज करंट से लीड करेगा कितने एंगल से? फाई से। यहां पर लिखेंगे इफ VL इज ग्रेटर देन VC, VL VC से अधिक है, देन द अल्टरनेटिंग voltage leads the alternating current by theta is equal to by phi is equal to आप लिखेंगे by phi, where phi is equal to tan inverse, tan के जगह पर क्या लिखेंगे? दिस परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस। फाई के जगह पर आप लिखेंगे VL माइनस VC, मैग्नीट्यूड ऑफ VL माइनस VC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ VR। ये पूरी चीज को आप लिख लेंगे। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट VL इज इक्वल टू IXL लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, VL के जगह पर आप क्या लिखेंगे? I इंटू XL, IXL माइनस IXC अपन I इंटू R, I कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपन R। XL के जगह पर क्या लिखते हैं बच्चों? XL के जगह पर लिखते हैं ओमेगा L, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL के जगह पर ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C अपन R, ये हो गया। तो वोल्टेज लीड करता है करंट से कितने एंगल से लीड करता है? tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C बाई R। पावर फैक्टर भी यहां से निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर इन LCR सर्किट, नोट कर लीजिएगा ये सब सारी चीज। नाउ पावर फैक्टर इन LCR सर्किट, कॉस ऑफ फाई को तो पावर फैक्टर हम बोलते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई को ही तो हम पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज VR अपॉन V। कॉस फाई कैसे लिखेंगे? OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, फिर V क्या, OB क्या है? OB वेक्टर V का मैग्नीट्यूड है, तो VR को हम लिखते हैं I इंटू R और V को लिखेंगे I इंटू Z। तो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z को क्या लिखते हैं? Z को बच्चों ये हम लिखे हुए हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। तो दिस इज पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट। ओके, नाउ आफ्टर दैट रेजोनेंस। रेजोनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखिए। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। LCR इन रेजोनेंस, LCR इन रेजोनेंस। रेजोनेंस सर्किट में देखो बच्चों, इन सीरीज रेजोनेंस है, इन सीरीज। अभी हम इंपीडेंस क्या पढ़े थे? Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपन ओमेगा C, यही आप पढ़े थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि LCR सीरीज का इंपीडेंस जो है, जिसको कि हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यू कम होगा, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो यहां पर ये वैल्यू कम है तो 1 अपन ओमेगा C क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई लो फ्रीक्वेंसी पर XL अधिक होगा बट XC कम होगा। इसको यहां से हम ऐसे ये देख लीजिए, मान लीजिए हमारा ये XL है, ये जो हमारा हाथ क्या है? XL है, और ये हाथ हमारा क्या है? XC है। ये देखिए, हम यदि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो XL बहुत कम होगा, ये बहुत कम है, सेम टाइम XC बहुत अधिक है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है XL भी बढ़ेगा,
लेकिन XC कम होगा। देखिए लो फ्रीक्वेंसी पर क्या है बच्चों, लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा XL बहुत कम है, XC बहुत अधिक है, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अधिक है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अधिक है, तो जब बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगा। यानी लो फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी यदि बहुत कम है उस समय LCR सर्किट का इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू घटेगा, डिफरेंस कम होने लगेगा। इसका मतलब जो Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू कम होनी शुरू होगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर XL और XC जहां बराबर हो गया उस समय ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। XL और XC बराबर हो जाने के बाद ओमेगा इज इक्वल टू 1/ωc हो गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। बराबर होने से ये वैल्यू खत्म हो गया। और ये वैल्यू जब खत्म हो गया तो Z किसके बराबर हो गया, Z इज इक्वल टू R हो गया। यानी एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज मिनिमम। रेजोनेंस पर LCR सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होगा। इसको हम ग्राफ से ऐसे हम बता सकते हैं। आप देखिए ग्राफ से, आप देखिए जरा इसको, देखो बच्चों, ये मान लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। जब फ्रीक्वेंसी हमारा बहुत लो है उस समय Z बहुत अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम है तो उस समय Z क्या है, Z की वैल्यू बहुत अधिक है, Z की वैल्यू बहुत अधिक है जब फ्रीक्वेंसी है कम तब। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ने लगी Z की वैल्यू हमारी घटने लगती है और घटते घटते मिनिमम हो जाती है। रेजोनेंस पर घटते घटते मिनिमम हो गया और किसके बराबर हो गया, ये R के बराबर हो जाता है, ये R के बराबर हो गया। ये ग्राफ हमारा इंपीडेंस के लिए हो गया, Z के लिए हो गया। अब देखो बच्चों, यदि फ्रीक्वेंसी, यदि इस R को और कम करेंगे तो Z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और कम होगी। Z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई, और कम हो गई। Z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और कम हो गई। और यहां पर यदि R को जीरो कर देंगे, यदि R को भी जीरो कर दीजिए तो रेजोनेंस पर ये और ये बराबर हो गया। R को भी जीरो कर देंगे तो Z भी जीरो हो जाएगा। Z क्या हो गया, Z जीरो हो गया। Z क्या हो गया बच्चों, Z जीरो हो गया। यहां पर R इज इक्वल टू जीरो हो गया, तब ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, या इसको आप R2 कह लीजिए और इसको R1 कह लीजिए। R2 इज ग्रेटर देन R1। ये कब का सिचुएशन है, व्हेन R2 इज ग्रेटर देन R1, व्हेन R2 इज ग्रेटर देन R1। ये सिचुएशन तब बन रहा है जब R2 इज, यहीं पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, R2 इज ग्रेटर देन R1। ओके, अब सुनो, देखो बच्चों, ये तो रहा, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये तो इंपीडेंस के लिए ग्राफ है। इधर हमारा फ्रीक्वेंसी है, इस साइड में फ्रीक्वेंसी है और इस साइड में इंपीडेंस है। और एट रेजोनेंस हो क्या रहा है, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, रेजोनेंस का मतलब XL और XC बराबर होना चाहिए, XL और XC बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो Z की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो XL को हम लिखेंगे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है कि ओमेगा L और 1/ω0C दोनों इक्वल हो गया। तो दिस इज, you can write omega naught square is equal to 1/LC. So it means what? This omega naught is equal to 1/√LC. तो यदि फ्रीक्वेंसी f नॉट हो तो 2πf लिखेंगे, तो f नॉट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2π√LC। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस f नॉट का नाम क्या है बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इसको भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस सर्किट पर क्या हो गया, जब रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये और ये बराबर हो गया, XL और 1/ωc बराबर हो गया। यानी सर्किट का इंपीडेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ये वैल्यू खत्म हो गई तो Z इज इक्वल टू R। तो एट रेजोनेंस ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, देन Z इज इक्वल टू R।
यानी ये जो सर्किट हो गया ना, जो इंपीडेंस एलसीआर था, अब एलसीआर का कोई मतलब नहीं रहा, और ये पूरा सर्किट हो गया इंडक्टिव, इंडक्टिव डोमिनेटेड हो गया, इंडक्टिव डोमिनेटेड। ये पूरी सर्किट इंडक्टिव हो गई, पूरी पूरी सर्किट इंडक्टिव क्यों? पूरी सर्किट रेसिस्टिव हो गई, क्योंकि सर्किट में अब केवल रेजिस्टेंस बच गया। ये पूरी सर्किट क्या हो गई बच्चों? रेसिस्टिव हो गई। इसका मतलब एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सिमिलरली यदि एलसीआर सर्किट हो एंड यदि एलसीआर सर्किट हो और ये सीरीज में है, तो रेजोनेंस पर ये जो हमारा एलसीआर सर्किट है वो पूरी तरह से रेसिस्टिव हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। इट मीन्स व्हाट? एट रेजोनेंस एलसीआर में द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जीरो। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो अब ये तो रहा हमारा इंपीडेंस के लिए। क्या हुआ बच्चों? इंपीडेंस मिनिमम हो गया। तो जब इंपीडेंस मिनिमम हो जा रहा है तो उस समय करंट क्या होगा? करंट की जब बात करेंगे तो करंट क्या होगा बच्चों? जब इंपीडेंस सर्किट का मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा। सर्किट का इंपीडेंस जब मिनिमम हो गया तो करंट क्या होगा? देखो, जब सर्किट का ये हमारा इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। जब इस ग्राफ के लिए हम बात कर रहे हैं, R2 के लिए, R2 में करंट यहां पर मिनिमम है, सॉरी इंपीडेंस मिनिमम है, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां पर जहां पर इंपीडेंस मैक्सिमम है उस समय करंट क्या हो गया? करंट मिनिमम हो गया। तो ये इसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से ग्राफ आएगा। इसका यदि ग्राफ आप प्लॉट करें तो इस टाइप से ग्राफ आएगा। ओके, ये किसके लिए हो गया? ये R2 के लिए हो गया। R1 में करंट की वैल्यू, इंपीडेंस और कम हो गया, इंपीडेंस इससे भी इंपीडेंस कम है तो करंट और ज्यादा हो जाएगा, करंट की वैल्यू और अधिक हो गई, करंट की वैल्यू और अधिक हो गई। और एट रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं। रेजोनेंस पर यदि R 0 हो गया तो उस समय करंट क्या होगा? उस समय करंट इंफिनिटी होगा। उस समय करंट क्या हो गया? क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई आर या I इज इक्वल टू V बाई जेड। जब Z 0 हो गया तो करंट कितना हो गया बच्चों? करंट उस समय हो गया हमारा इनफाइनाइट। तो ये आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट इजकल टू √1/LC, हम क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, इसको और आप आगे बढ़ा लीजिए, ये Z और I दोनों हम इस पर प्लॉट किए हुए हैं। जो ब्लैक कलर आप दिख रहा है ना वो Z के लिए है, और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो I के लिए है। तो एट रेजोनेंस क्या होता है भाई? रेजोनेंस पर Z हमारा मिनिमम होता है और करंट क्या हो गया? करंट मैक्सिमम हो गया। ओके, ये ग्राफ, ये ब्लू वाला ये ग्राफ किसके लिए है? ये R2 के लिए है, क्योंकि R2 अधिक है R1 से, ये हमने लिख दिया है। ये वाला ग्राफ किसके लिए है? ये R1 के लिए है, क्योंकि करंट कम होगा, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अधिक होगा। और ये ग्राफ किसके लिए है? जब सर्किट में R भी 0 है तब उस समय करंट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। जब सर्किट में R भी 0 हो जाए तब करंट कितना होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। ओके, तो ये रहा रेजोनेंस सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बनाइएगा। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को। दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप दोनों को सॉल्व करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए अपना डिस्प्लेड है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।